मैं और मेरे सपनों की दुनिया। बड़े अजीब होते हैं ना सपने। हमें पता भी नहीं कि इनका मतलब होता भी है या नहीं। मेरे सपनों में से एक जो मुझे बखूबी याद है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने लिख लिया था। तो चलिए शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। बड़ी मशगूल सी रहती थी अपनी दुनिया में धैर्य। धैर्य मेरे और आपकी तरह बड़ी साधारण सी लड़की थी, मगर जाने क्या बात थी जो उसे काफ़ी सताने लगी थी। अब उलझनों से भागकर वह अंधेरे में मानो कुछ ढूंढती थी, जैसे अपने अतीत या खोई हुई कोई चीज़, मगर समझ नहीं पाती थी। हर रात उसे वही सपने आते थे, जैसे उसे कोई अपना बुला रहा है, कुछ बताना चाहता है। बड़ी हिम्मत करके उसने यह बात अपने दोस्त रोहिणी को बताई। तो रोहिणी ने समझाया कि ऐसा थोड़ी होता है, सपने जैसा कुछ भी हकीकत नहीं होता, तू बहुत ज़्यादा सोचती है। 23 फरवरी 2020। बातें जारी थी। रात के 12 बज रहे होंगे शायद। अब सो जाते हैं, रोहिणी ने धैर्य से कहा। इतना कहते ही अचानक से ज़ोर की आवाज़ आती है, कुछ गिरने की। बाहर निकल के देखा तो आंधी तूफान, मगर कुछ ही पल में तूफान थम गया और धैर्य रोहिणी सो गए। सुबह जब रोहिणी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि नीचे नारियल गिरा पड़ा था। नज़दीक आकर देखा तो उसमें से धुन सुनाई दे रही थी। धैर्य के तो पसीने छूट गए और उसने रोहिणी को आवाज़ लगाई। कुछ तो राज है इसके पीछे। धैर्य ने रोहिणी को याद दिलाया कि देखा, कुछ ऐसी ही अजीब धुन मुझे सपने में सुनाई देती है। उसे उठाकर देखा तो उसके अंदर एक मैप पड़ा था। उसे खोल के देखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ते कहाँ जाएंगे, और बिल्कुल भाषा भी अलग ही लिखी हुई थी। कुछ भी समझ पाना बड़ा मुश्किल था। इतने में नारियल में से आवाज़ आती है, राजकुमारी रेवती, बचा सकती हो तो बचा लो अपना वंश, वरना वह शैतान पूरी दुनिया पे राज करेगा। धैर्य सोच में पड़ गई और धैर्य ने पूछा, कौन राज करेगा और तुम हो कौन? नारियल, मैं आपका रक्षक हूँ विदुर, और आपको वापस आपकी दुनिया में ले जाने वापस आया हूँ। आपको आना ही होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धैर्य अब भी कुछ समझ नहीं पाई। आपकी दुनिया, राक्षस, कुछ भी नहीं। विदुर ने धैर्य से कहा कि वह कागज़ पे लिखे मंत्र का उच्चारण करे। धैर्य ने फिर बिल्कुल वैसा ही किया। अब मानो आंखों के सामने एक सुनहरा सा महल और राजगद्दे पे बैठे राजा, जो एक मुजरिम को, जो एक मायावी राक्षस था, राजा वंशराज, उसे सज़ा सुनाने ही वाले थे कि राक्षस ने आक्रमण कर दिया और सबको मार डाला। राजा वंशराज की इकलौती बेटी, बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रेवती, आखिरी दम तक लड़ती रही अपने पिता के साम्राज्य को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाई और राक्षसों ने सबको मार डाला। राजकुमारी का अंगरक्षक विदुर, जिसके पास अद्भुत शक्ति थी कि वह अपने आप को मुश्किल की घड़ी में किसी भी वस्तु में बदल सकता था। विदुर राजकुमारी को बचा तो नहीं सका, मगर हार नहीं मानी और नारियल में समा गया, जिसे ये राक्षस कभी पकड़ नहीं पाए। राजा वंशराज के पास ऐसा खजाना था जो किसी को भी अमर और शक्तिशाली बना सकता था, मगर उसका राज सिर्फ 2 लोग ही जानते थे, अंगरक्षक विदुर, जिस पे राजा को काफ़ी भरोसा था, और खुद राजा वंशराज। इसके अलावा इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। ये एक गहरा राज था और राक्षस इसका पता कभी लगा नहीं पाए, मगर उन्हें इसका पता ज़रूर था कि वह खजाना मिला तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। जब तक वो खजाना राक्षस के हाथ नहीं आता, वो पूरी दुनिया पे राज नहीं कर सकते थे, मगर उसकी तलाश में थे। आपको आपका ये पुनर्जन्म ज़रूर है, मगर आपकी शक्ति अब भी दुनिया को इन राक्षसों से बचा सकती है, विदुर ने धैर्य से कहा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। धैर्य
को अब सब कुछ साफ साफ याद आया और बदले के साथ साथ दुनिया को भी बचाने का एक मात्र लक्ष्य बन गया था धैर्य यानी राजकुमारी रेवती का। बिना देर किए राजकुमारी रेवती अपने अंग रक्षक विदुर के साथ 2020 से 12वीं सदी में चली जाती हैं। धरती खुद विदुर और राजकुमारी के लिए रास्ता बनाती है। आसमान में एक चमक सी होती है जैसे जीत मनाने वाले हो। राजकुमारी और विदुर उस घाटी की तरफ जाते हैं जहां वंशराज ने खजाना छुपा रखा था, मगर इतनी सारी नदियां और पहाड़ ने मानो रास्ता गुमराह कर दिया हो। दोनों का लक्ष्य था उस गुफा को ढूंढना। नदी के किनारे ऊंचा पहाड़, उसके अंदर गुफा, उसी में छुपा कर रखा है राज। मुसीबत अभी बढ़ने वाली थी क्योंकि राक्षसों को इनके वहां होने की खबर मिल चुकी थी। खोज जारी थी। राक्षस राजकुमारी रेवती को ढूंढने में लगे थे और ये दोनों गुफा को ढूंढने में लगे थे। अब तो अंधेरा भी हो चुका था और राजकुमारी थक चुकी थी और वह आराम करने के लिए जंगल में ही सो गए। सुबह आँख खुली तो राजकुमारी और विदुर ने पाया कि उन्हें राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अपनी शक्ति से वो दोनों वहां से गायब हो गए और राक्षसों को चकमा दे दिया। विदुर ने ध्यान दिया कि जहां वह रात भर सोए थे वह एक गुफा ही था और गुफा का दरवाजा के पास वह सोए हुए थे और नक्शे के हिसाब से उसके बगल से एक नदी गुजर रही थी और ऊपर ध्यान दिया तो चोटी की तरह ऊंचा पहाड़ भी था। ये वही गुफा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं राजकुमारी रेवती। वक्त बर्बाद न करते हुए राजकुमारी गुफा के पास गई तो उसमें से बिल्कुल वही धुन सुनाई दी जो उसे अक्सर सपने में सुनाई देती थी। इतने में ही राक्षस इन्हें देख लिया और राक्षस को भी राज वाले गुफा का दरवाजा दिख गया। इससे पहले कि खजाना राक्षस के हाथ लगे, मुझे अंदर जाके सब नष्ट करना होगा। विदुर ने राज की बात बताई राजकुमारी को कि राजकुमारी के स्पर्श से, उसे छूने से खजाना नष्ट हो जाएगा और उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। शक्ति खत्म होते ही राक्षस भी मिट्टी में मिल जाएगा। समय बिना बर्बाद किए राजकुमारी गुफा में घुस गई और धुन उसे अपनी तरफ खींचती चली गई। विदुर ने राक्षस को रोकने की कोशिश की मगर असफल रहा। वह राजकुमारी से पहले पहुंचकर खजाना छूने की कोशिश में था, जिसका उसको इतने बरसों से इंतजार था। उसके छूते ही ये दुनिया, चांद, सितारे और सूरज सब कुछ राक्षस की मुट्ठी में हो जाएगा। हलचल और बढ़ गई। राक्षस ने राजकुमारी का पैर पकड़ के पीछे फेंकना चाहा, मगर राजकुमारी खुद को बचाते हुए टिमटिमाते हुए खजाने के पास पहुंच गई। वहां पहुंच के देखा तो कोई खजाना नहीं था, बल्कि राजा वंशराज की तलवार रखी हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया को इन राक्षसों से बचाने की शक्ति छुपी थी। राजकुमारी के आंख में आंसू थे। उसने अपने पिता की तलवार छुई तो मानो जैसे राजा वंशराज सामने आकर उन्हें शाबाशी देते हैं और कहते हैं। देखते देखते तलवार रेत में बदल कर जमीन पर बिखर गई और राक्षस और उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। राजकुमारी रेवती बाहर निकलती हैं और गुफा से देखती हैं कि अब तो ना कोई नदी थी, ना पहाड़, ना ही विदुर। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इतना शोर शराबा, गाड़ी की आवाज़। रोहिणी फ़ोन पे बात करते हुए आती है और पूछती है, धैर्य तुम ठीक तो? कहाँ खोई हो? चलो रेडी हो जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कहानी समाप्त। थैंक यू।